अब ये सवाल है मैथमेटिक का। ये है गिवन द फॉलोइंग टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन। ये है TR फंक्शन और ये है टोटल कॉस्ट फंक्शन। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई है। इसका मैं लिख देता हूँ हमने क्या क्या निकालना है। इसमें लिखा हुआ है कि TR इज़ इक्वल टू 22Q माइनस 0.5Q की 2 और TC है 1/3 Q की 2 Q की 3 है। Q की 3 माइनस 8.5 Q की 2 50Q जमा 90। ये हमारे पास दो फंक्शन है। टोटल रेवेन्यू का फंक्शन है, टोटल कॉस्ट का फंक्शन है। 22Q माइनस 0.5Q की 2 TC है, टोटल कॉस्ट है 1/3Q की 3 माइनस 8.5Q की 2 जमा 50Q जमा 90। इसमें पहली चीज़ जो हमने निकालनी है वो है A। इसका जवाब होगा लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द फर्म maximizes its total profit। पहली चीज़ हो गई। और B हिस्सा इसमें है मैक्सिमम प्रॉफिट दैट फर्म कुड अर्न। दो चीज़ें हमने निकालनी हैं इसकी। अब इसको मैथमेटिकल तरीके से हम इसको शुरू करते हैं। अब हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट को यूँ ज़ाहिर करते हैं, ये इज इक्वल टू TR माइनस TC। टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे तो हमारे पास इसका प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू है 22Q माइनस 0.5Q की 2। इसके बाद ये माइनस होगा 1/3 Q की 3 माइनस 8.5 Q की 2 जमा 50Q जमा 90। अब हम इसको खोलते हैं आगे। तो ये होगा 22Q माइनस 0.5Q की 2 माइनस 1/3Q की 3 जमा 8.5Q की 2 माइनस 50Q और माइनस 90। साइन जो है ये सारे ये तब्दील हो जाएंगे। अब इसको हल करते हैं। इसमें
8.5 क्यू की 2 और ये है 0.5 क्यू की 2, और हमारे पास जवाब आ जाएगी ये 8 क्यू की 2 -1/3 क्यू की 3 जमा 8.5 क्यू की 2 -50 क्यू -90। ये हमारे पास अगला फंक्शन आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ऊपर इसी को रकम को लिखकर इसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं। ये है प्रॉफिट बराबर है 8 क्यू की 2 -1/3 क्यू की 3 जमा 8.5 क्यू की 2 ये बनेगा -28 क्यू -90। ये टोटल अमाउंट आएगी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। यूँ हम इसका निशान लगाएंगे। ये बनेगा = 16 क्यू -3/3 क्यू की 2 -28। अब ये बन जाएगा डेरिवेटिव बराबर है 16 क्यू -क्यू की 2 -28। तो ये हो जाएगी हमारे पास अमाउंट। अब हम इसको तब्दील करते हैं। -क्यू की 2 जमा 16 क्यू -28 ये 0 हो जाएगा। अब इसको सेट करते हैं। = क्यू की 2 -16 क्यू जमा 28 = 0। अब हम इसकी अज्जाए ज़रबी निकालते हैं इस हिस्से की। ये नीचे वाले हिस्से की चलो नीचे निकाल लेते हैं। ये बनेगा Q × Q -14 -2 × Q -14। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं। क्योंकि इसका तरीक़ाकार यही है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसके हम A निकालते हैं, B और C। A बराबर है अब ये बचेगा Q -2, यहाँ सॉल्व करते हैं। Q -2 = 0, तो Q बराबर है 2 और Q -14 = 0 और Q बराबर है 14। हमारे पास दो इसके प्रॉफिट आ रहे हैं। इसको हमने आगे इसको पुट करके इसको हमने आगे निकालना है। अब दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं। अगेन डेरिवेटिव
ये हमारे पास है इज इक्वल टू माइनस क्यू की 2 जमा 16 क्यू माइनस 28। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव होगा ये माइनस 2 क्यू जमा 16, ये हमारे पास निकलेगा। अब पहले हमारे पास दो वैल्यू लिखनी है, वो था क्यू बराबर है 14 और क्यू बराबर है 2। पहले हम 2 को पुट करते हैं इसमें, इसके वैल्यू में, तो ये होगा -2 × 2 जमा 16। इसका जवाब होगा 12, इट इज़ ग्रेटर देन 0। ये पहली वैल्यू होगी। अब हम 14 को इसको पुट करते हैं, तो ये हमारे पास है -2 क्यू जमा 16 इज इक्वल टू -2 × 14 जमा 16। अब ये बनेगा -28 जमा 16 इज इक्वल टू -12। तो -12 जो है ये मैक्सिमम है। इट इज़ लेस देन 0। ये कैसे मैक्सिमम है? ज़ाहिरन तो 12 मैक्सिमम है और -12 मिनिमम लगता है, लेकिन इसका मसला ये है कि जो हमारे पास प्रॉफिट आया है, हमने प्रॉफिट को देखना है कि प्रॉफिट ज़्यादा है, 14 है, तो 14 के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम कहलाएगी। अब मज़ीद इसको हम देखते हैं कि फर्म मुनाफा कितना कमाती है, इसको हम आगे चलाते हैं। अब ए में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। और क्या हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ज़ाहिर है हमारे पास जो वैल्यू है वो 14 की ज़्यादा है। अब इसी को हम पुट कर देते हैं। ये है Q इज़ इक्वल टू 14। 2 को हम नहीं लेंगे। अब इसमें इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये है -1/3 क्यू की 3 जमा 8 क्यू की 2 -28 क्यू और -90। अब इसी में हम पुट करेंगे इज इक्वल टू -1/3 14 की 3 होगा जमा 8 14 की जे -28, ये 14 होगा -90। अब ये होगा -914.67 जमा 1568 -392 -90। और इसका जवाब आएगा 171.33 171.33। ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है जो आपको क्लियर हो गया है। इस सवाल को मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ। ये 20 नंबर का सवाल होता है, मैथमेटिक का होता है। इसमें है गिवन द फॉलोइंग टोटल रेवेन्यू एंड टोटल का फंक्शन ऑफ ए फंड। तो टोटल रेवेन्यू है हमारे पास 22 क्यू -0.5 क्यू की 2। टोटल कॉस्ट है 1/3 क्यू की 3 -8.5 क्यू की 2 जमा 50 क्यू जमा 90। उसमें ये कहता है लेवल ऑफ आउटपुट एट विच फर्म इज मैक्सिमम द टोटल प्रॉफिट।
यानी उसका आउटपुट कितनी है जहाँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, वो हमने बताना है। अब सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकालने का तरीका ये है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कास्ट को हम निकालते हैं। अब ये देखें, पहली चीज़ ये है कि हमारा टोटल रेवेन्यू है 22 क्यू माइनस 0.5 क्यू की 2, और इधर तो माइनस होगा 1/3 क्यू की 3 माइनस 8.5 क्यू की 2 जमा 50 क्यू जमा 90। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो लाजमी तौर पर इनकी जो साइन है वो तब्दील हो जाएंगे। तो 22 क्यू माइनस 0.5 क्यू की 2 माइनस 1/3 क्यू की 3 जमा 8.5 क्यू की 2 माइनस 50 क्यू और माइनस 90, ये सारे इस तरह हो जाएंगे। और हमारे पास जब इसको हल करेंगे तो 8.5 क्यू की 2 और 0.5 क्यू की 2 में से निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 क्यू की 2, फिर वही रकम होगी माइनस 1/3 क्यू की 2, फिर 50 क्यू में से हम 22 क्यू निकालेंगे, ये हमारे पास आएगा माइनस 28 क्यू और माइनस 90 हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन होगा, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने का तरीका कार ये होता है कि जो हमारे पास हिंसा खड़ा होता है ना पहला यानी 8, और जो उसके ऊपर क्यू के ऊपर जो निशान होता है यानी 2 का, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 2 से ज़रब देंगे, ये 16 आ जाएगा और उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो ये इस तरीके से निकलता है। मैं ज़रा आपको इस फंक्शन को इसके नीचे बोर्ड के निकले ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। मसलन ये है, और कोई और फिक्र लिखते हैं 5 क्यू की 5। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, हम लिखते हैं कि क्यू बराबर है 5 क्यू की 5। इन दोनों को ज़रब देंगे, 5 ज़रब 5 करेंगे और हमारे पास जो क्यू लिखा हुआ है 5 उसमें से माइनस कर देंगे, तो इसमें से ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर ये लिखा हुआ हो 8 क्यू की 2, 8 क्यू लिखा है मसलन, इसका जो हमने डेरिवेटिव लेना है क्यू बराबर है 8 क्यू, तो उसका तरीकाकार हम ये करेंगे कि इस क्यू में से एक माइनस कर देंगे, तो क्यू उड़ जाएगा तो सिर्फ 8 हो जाएगा। तो इसका तरीकाकार हमारे पास यही है कि जो हम निकाल रहे हैं। अब उसके बाद ये है 1/3 क्यू की 3। अब 3 को ज़ाहिर है 3 से ज़रब देंगे तो 1/1 हो जाएगा, और क्यू में से क्यू की 3 में से एक निकाल लेंगे, ये क्यू की 2 हो जाएगा। 1/1 का मतलब है एक की वैल्यू को लिखते नहीं है, इसलिए सिर्फ क्यू की 2 लिखा जाएगा। और माइनस 28 होगा क्योंकि क्यू जो है ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा जिस तरह माइनस तो बताया है। और आखिरी जो हिस्सा होता है माइनस 90, ये 0 हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर होता है। अब उसके बाद हमारे पास जो नई वैल्यू होगी वो होगी 16 क्यू माइनस क्यू की 2 माइनस 28। अब इसको डेरिवेटिव के साथ अब हम निकालेंगे, ये होगा माइनस क्यू की 2 जमा 16 क्यू माइनस 28। अब इस वैल्यू को सेट करने के लिए माइनस को आगे ले जाएंगे, क्यू की 2 माइनस 16 क्यू और जमा 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये होगा क्यू की 2 बराबर है 16 क्यू जमा क्यू की 2 माइनस 16 क्यू जमा 28। अज्जाए ज़रबी के तरीके से हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्यू बराबर है 14 और क्यू बराबर है 2। एक बड़ी वैल्यू होगी, एक छोटी वैल्यू होगी। फिर हम इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, तो पहले डेरिवेटिव है माइनस क्यू की 2 जमा 16 क्यू माइनस 28। अब इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस 2 क्यू हो जाएगा और दूसरे का क्यू उड़ जाएगा, माइनस 28 ख़त्म हो जाएगा क्योंकि दिस इज द परमानेंट, दिस इज द कांस्टेंट एंड द डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें पुटिंग इसकी जो सेकंड डेरिवेटिव है इसके को 2 इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास 12 जवाब आता है, इट इज़ ग्रेटर देन 0। जब दोबारा 14 को पुट करेंगे तो माइनस 12 जवाब होगा, इट इज़ लेस देन 0। लेकिन जो लेस देन 0 लिखा हुआ है दैट इंडिकेट्स इन द माइनस बट इट इज़ कंसिडर्ड मैक्सिमम and in the positive it is called minimum. How it is possible that we can prove it कि ये मैक्सिमम क्यों है और मिनिमम क्यों है। ज़ाहिरन हमें 12 जो है ये मैक्सिमम नज़र आता है, माइनस 12 मिनिमम नज़र आता है, इसलिए कि जिस इक्वेशन के अंदर हमने बड़ी वैल्यू 14 को निकाला है, हम 14 को डिवाइड करने के लिए कैसे जाता है, इसलिए 14 की जो वैल्यू है वो मिनिमम मैक्सिमम निकलती है, चाहे उसके लिए जो भी निकले। उसके बाद हम कहते हैं फॉर्म का अंडर मैक्सिमम प्रॉफिट, ये 14 है क्योंकि 14 को हम ले रहे हैं जो मैक्सिमम शो करता है। इसमें हमारे पास जो फंक्शन है
वो है -1/3 क्यू की 3 जमा 8 क्यू की 2 -28 क्यू -90। इसमें हम पुट कर रहे हैं 14 को, फिर लिखेंगे 8 जमा 14 क्यू की 2, फिर -28 इंटू 14 फिर 90। इसकी जब हल करेंगे 171.33 इसका जवाब होगा। इसमें होगा तो फर्म जो है ये प्रॉफिट कमा रही है। कल मैंने जो लेक्चर दिया था देवर कॉन्सिडर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें शायद मेरी आवाज़ इतनी तेज़ नहीं थी। अब मैं उनको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसमें पहला है व्हाट इज़ प्राइस स्कीमिंग। इसको आप देखें। प्राइस स्कीमिंग इज़ ए प्रोडक्ट प्राइसिंग इन विच ए फर्म चार्जेस द हाईएस्ट इनिशियल प्राइसेस दैट द कंज्यूमर विल पे व्हेन द फर्स्ट कस्टमर इज सेटिस्फाइड, फर्म लोअर्स द प्राइस टू अट्रैक्ट द अदर कस्टमर्स। नंबर 2, इसमें क्वेश्चन है प्राइस रिजिडिटी क्या होती है और प्राइस स्टिकनेस भी कहते हैं, प्राइस स्टिक की प्राइसेस भी कहते हैं। ये 2-3 इसके नाम लिखे हुए हैं। रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द प्राइस ऑफ गुड डज नॉट चेंज इमीडिएटली, जब किसी शय की कीमत तेज़ी से तब्दील नहीं होती। व्हेन देयर आर शिफ्टिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, ये मैंने डायग्राम बनाकर दिखा दिए हैं। उसके बाद है सम कॉस्ट। सम कॉस्ट कहते हैं डूबे हुए मसारिफ। सम कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट हैज़ बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, जो वकूफ़ पज़ीर तो होते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। उसके बाद है रिग्रेशन एनालिसिस इन स्टैटिस्टिकल मॉडल। रिग्रेशन एनालिसिस इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स। सबसे पहली बात यह है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल को कहते हैं चेंज होने वाले। अब चेंज में आमतौर पर हम स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में एक्स वाई को लिखते हैं, लेकिन पी क्यू ये डिमांड, सप्लाई, कीमत, ये तमाम जो है ये तब्दील होने वाले होते हैं। इसको हम इनको वेरिएबल कहते हैं। इसकी डायग्राम मैंने बताई है। ये अब इसकी डायग्राम के बाद थोड़ा सा रिग्रेशन एनालिसिस हेल्प्स वन टू अंडरस्टैंड हाउ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरीज। अब पहली बात यह है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते क्या है, इस चीज़ को समझें। इंडिपेंडेंट को कहते हैं आज़ाद और डिपेंडेंट को कहते हैं जिसके ऊपर दारोमदार होता है, ताबे। अब आज़ाद क्या है? कीमत जो है आज़ाद होती है, डिमांड जो है या सप्लाई जो है वो ताबे होती है। अब हम कहते हैं जब कीमत बढ़ती है तो डिमांड गिरती है। अब ज़ाहिर है क्यू यानी प्राइस इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कीमत कम हो जाए तो डिमांड बढ़ती है, कीमत बढ़ जाए तो डिमांड कम होती है। इसलिए इस वेरिएबल का ताल्लुक है दैट इज रिलेटेड टू द रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन एनालिसिस इन विच वी हैव टू टेक द सस्टेन्स ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स which are the close relationship with each other. अब उसके बाद है पीक लोड प्राइसिंग इज ए प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ये एक हिकमत अमली होती है दैट इम्प्लाइज व्हेन द प्राइस विल बी सेट एट द हाईएस्ट लेवल व्हेन द डिमांड इज एट पीक। ये 2-4 लफ्ज़ हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं। ये 2 नंबर का सवाल है। वो कहते हैं जब डिमांड पीक पर हो, पीक कहते हैं यानी इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि बूम पीरियड में हो, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड जो पहुंच चुकी होती है, उसमें व्हेन द डिमांड इज़ हायर व्हेन वी आर बाउंड टू इंक्रीज द प्राइस, तो फिर कीमत के बढ़ने का रुझान मौजूद होता है। अब ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी ये हिकमत अमली होती है दैट इम्प्लाइज जो उस वक़्त ऊपर होती है व्हेन द प्राइस विल बी सेट एट द हाईएस्ट लेवल व्हेन द डिमांड इज़ एट पीक। उसके बाद है लर्निंग कर्व्स क्या होती हैं। द रेट ऑफ पर्सन प्रोग्रेस इन गेनिंग द एक्सपीरियंस और न्यू स्किल। इसमें लफ्ज़ों को समझें। इसमें ये होता है कि एक आदमी जो है उसकी प्रोग्रेस क्या है जब वो एक तजर्बे को सीखता है या एक नई महारत हासिल करता है। उसमें क्या होता है जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इंक्रीज ऑफ लर्निंग वाई एक्सिस एंड एक्सपीरियंस ऑन एक्स एक्सिस। ये मैंने डायग्राम में मैंने समझा दिया है, इसको आप क्लियर करें। इसमें जो ओ एक्स है वहाँ पर एक्सपीरियंस शो किया है और वहाँ पर लर्निंग शो किया है। अब जिसका जो अर्निंग जो कर्व जा रही है दैट इज़ गोइंग इन द पॉजिटिव स्लोप एंड दैट इज़ गोइंग हाई अप्स। एक आदमी की जितना एक्सपीरियंस होगा उसकी लर्निंग भी होगी,
ये कभी नहीं होता कि कभी एक्सपीरियंस हो और लर्निंग ना हो, यानी बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर. व्हेन द एक्सपीरियंस इज हायर द लर्निंग इज आल्सो हायर, देन समवन कैन टच द बोम इन दिस वे. अब उसके बाद है ये आइसोक्वांट कर्व, या इसको कहते हैं आइसोक्वांट लाइन. आइसोक्वांट कर्व इज ए प्रोड्यूसर बजट लाइन. इसमें प्रोड्यूसर की बजट लाइन होती है. पहली बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि बजट लाइन होती क्या है. बजट लाइन में हमने दो चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है. एक होता है कि प्रोड्यूसर बजट लाइन, एक होता है इंडिफरेंस कर्व की बजट लाइन. उसमें यह होता है, मिसाल के तौर पर हम बजट लाइन को लेते हैं, हम उसमें दो चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं. एक हम रखते हैं कि प्राइस का असर क्या होगा, इनकम का असर क्या होगा. वैसे मैं बजट लाइन की तारीफ बता रहा हूँ. अगर उसमें आमदनी में इजाफा होता है तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर विल बी एबल टू परचेज मोर ऑफ द थिंग्स देन बिफोर. वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा. या कीमत गिरती है, इवन देन ही विल बी पावरफुल. इसलिए कीमत का ताल्लुक और आमदनी का ताल्लुक इट रिलेटेड टू द बजट लाइन. लेकिन यहाँ पर हमने जो बजट लाइन आइसोक्वांट कर्व की है उसमें लेबर और कैपिटल को लिया है. Similarly, when we take the budget line of the indifference curve, we are taking the budget line of the isoquant line. In isoquant line, we have to pay attention in both of the labor and capital. If we want to increase the units of capital, then we must have to forego the units of the labor. लेबर की हम अगर उसमें को बढ़ाएंगे तो कैपिटल की कुछ यूनिट्स हमें कम करने पड़ेंगे. दैट विल बी कंसीडर्ड इन द फॉर्म ऑफ बजट लाइन. तो ये बाएं से दाएं गिरता हुआ जो खत है वो बजट लाइन इसी चीज़ को पेश करता है. इसको दोबारा समझ लें. हमने ये कहा है कि अगर हम ये जो होता है क्या नाम है इसको, कि अगर हम लेबर की यूनिट्स को बढ़ाएंगे तो लाजमी तौर पर हम कैपिटल की यूनिट को कम करेंगे, तब जाकर बजट लाइन इस तरह बनेगी. इसमें MRTS बढ़ती जाए जो है वो कम होती जाएगी. बस यहाँ तक हम निकालिए. इसको मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये 2-2 नंबर के सवाल होते हैं. दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन, दीज आर द 20 नंबर. इसलिए मैं इसको ज़रा एहतियात से करा रहा हूँ, ये कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई सवाल छूट जाए.